नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी सीटों के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से छात्रों को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, कर आकलन में लापरवाही के कारण राज्य सरकार को 3,658 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और मौसम विभाग ने गया, नवादा, औरंगाबाद और कैमूर समेत प्रदेश के अन्य दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,500 विद्यार्थी एमबीबीएस में और 2,500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लगभग 550 विद्यार्थी एमबीबीएस में और लगभग 1,000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। अखिल भारतीय कोटे में कुल उपलब्ध अंडर ग्रेजुएट सीटों का 15% और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपलब्ध कुल सीटों का 50% शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस फैसले से हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगा देगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तब ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण समूचे शिक्षा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों ने जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया है। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया है। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा डिजिटल भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को अनावश्यक परीक्षा के बोझ से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाते थे, लेकिन जल्द ही वे अपने देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकेंगे। हम कितना आगे जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा
कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के बच्चों को भी अब प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था पहले शहरों तक ही सीमित थी। श्री मोदी ने कहा कि राज्य इसे अपने हिसाब से लागू करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 46 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। 25 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 13 जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 7,14,474 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.60% है। सक्रिय मामलों की संख्या 479 है। इधर राज्य में अब तक 2,36,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं, जबकि देश में 45,07,00,000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,92,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में उपलब्ध तीनों टीके प्रभावी हैं। तो अभी फिलहाल जो 3 वैक्सीन है हमारे यहाँ, वो सारे ट्रायल्स के अंतर्गत उनका पहचान हुआ है कि ये काफी महत्वपूर्ण वैक्सीन है, काफी कुशल है वायरस का मुकाबला करने में, और वैक्सीन लगवाने से फायदा है कि गंभीर बीमारी से बचाव मिलती है। इसलिए कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। जो वैक्सीन भी मिल जाए इन तीनों वैक्सीन में, उसको लगा सकते हैं निसंकोच। केंद्र सरकार ने आधार डेटाबेस से आंकड़ों के लीक होने की किसी भी घटना से इनकार किया है। राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाई है। मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने के बारे में श्री चंद्रशेखर ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। वहीं प्राधिकरण ने लोगों से बच्चों के आधार कार्ड को 5 और 15 साल में अपडेट कराने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में राज्य सरकार को कर असेसमेंट में लापरवाही के कारण 3,658 करोड़ रुपए की हानि हुई है। राज्य सरकार ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा कि अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक लगभग 1,336 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में परिवहन विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण नहीं कराए जाने से लगभग 187 करोड़ रुपए का राजस्व नहीं मिल सका। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोरोना की लहर से लड़ने के लिए 1,482 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। श्री पांडेय ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 हेल्थ वेलनेस सेंटर और 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही 1,000 नए एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे और 122 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। नेशनल लॉ विश्वविद्यालय ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें भागलपुर की गरिमा बंका स्टेट टॉपर बनी है, जबकि पश्चिम चंपारण के अरुणोदय को दूसरा और खगड़िया जिले के मयंक को तीसरा स्थान मिला है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य में चल रहे शिक्षक नियोजन के दौरान मेधा सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 2 से 13 अगस्त तक होने वाली दूसरे चरण के काउंसलिंग की मेधा सूची अपलोड नहीं करने वालों पर कार्रवाई करे। राज्य के सभी हाई स्कूल और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 माह के अंदर प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि समिति का गठन नहीं किए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार
प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए इन क्षेत्रों के लोगों को बाहर नहीं निकलने और विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि राज्य के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, वहीं दक्षिण बिहार के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली की चमक के साथ भारी से अत्यधिक बारिश का पूर्वानुमान है। आम जनों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें। बालू माफियाओं से सांठगांठ रखने और अवैध रूप से बालू का खनन करने के आरोप में सहकारिता विभाग ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सहकारिता विभाग के निबंधक राजेश मीणा ने बताया कि पटना में तैनात सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी रंजीत कुमार और मधुसूदन चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के कारण वाहनों के परमिट, निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागजात 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। भोजपुर जिले में पुलिस ने सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 नाव भी जब्त किए गए हैं। मुंगेर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। जमुई जिले के मत्स्य पालन के लिए जीविका समूह को निःशुल्क तालाब दिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि समूह जलाशयों का रखरखाव और उचित प्रबंध करेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, भारत नेपाल सड़क में जमीन का गलत वर्गीकरण। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भारत के लिए बढ़ी पदकों की आस। प्रभात खबर लिखता है, 5 साल में महज 25 किलोमीटर बनी इंडो नेपाल सीमा की सड़क, जमीन अधिग्रहण में देरी से 1375 करोड़ बढ़ी लागत। दैनिक भास्कर ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पेश रिपोर्ट पर लिखा है, पटना में बन रहे फ्लाईओवर की तकनीकी स्वीकृति के पहले ही ठेकेदार को दिए 66 करोड़ रुपए। दैनिक आज अखबार ने बिहार विधानमंडल में चल रहे मानसून सत्र पर लिखा है, राशन, कोरोना को लेकर विपक्ष का हंगामा, माले समेत अन्य विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी सीटों के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से छात्रों को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, कर आकलन में लापरवाही के कारण राज्य सरकार को 3658 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और मौसम विभाग ने गया, नवादा, औरंगाबाद और कैमूर समेत प्रदेश के अन्य दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।